आखिरकार बॉर्डर पर क्या चल रहा है? भारत ने 72वीं इन्फेंट्री डिवीजन को माउंटेन स्ट्राइक कोर के तहत लद्दाख में क्यों तैनात करना शुरू कर दिया है। जानेंगे क्या चल रहा है अरुणाचल प्रदेश में भी, वहीं चाइना को लेकर क्या खास तैयारी चल रही है, तो वहीं क्या भारत और भूटान में कुछ बड़ा हो रहा है। जानेंगे, जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारतीय सेना ने अपनी 72वीं इन्फेंट्री डिवीजन को माउंटेन स्ट्राइक कोर के तहत लद्दाख में तैनात करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह डिवीजन, जिसे मूल रूप से 2017 में पठानकोट में स्थापित करने की मंजूरी मिली थी, अब पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ चीन के खिलाफ रक्षा को मजबूत करने के लिए तैनात की जा रही है। ये कदम साल 2020 के गलवान घाटी संघर्ष के बाद लिया गया है, जिसने भारत और चीन के बीच तनाव को बढ़ा दिया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह डिवीजन फायर एंड फ्यूरी कोर के साथ मिलकर काम करेगी। इसमें लगभग 10,000 से 15,000 सैनिक शामिल होंगे। 72वीं डिवीजन को शुरू में 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर के तहत पठानकोट में स्थापित करने की योजना थी, जो पानागढ़ में पश्चिम बंगाल में मुख्यालय के साथ काम करता है। इस कोर का गठन साल 2013 में मनमोहन सिंह सरकार ने चीन के खिलाफ त्वरित जवाबी कार्रवाई और आक्रामक क्षमता के लिए शुरू किया था। इसमें 2 डिवीजन शामिल थे, 59वीं डिवीजन और 72वीं डिवीजन। लेकिन साल 2020 में गलवान घाटी में हुए संघर्ष के बाद सेना ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और 72वीं डिवीजन को पूर्वी लद्दाख में स्थानांतरित करने का फैसला लिया। इसका उद्देश्य एलएसी पर चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों का जवाब देना और भारत की उत्तरी सीमाओं को मजबूत करना है। इस डिवीजन में 3 से 4 ब्रिगेड होंगे, जिनमें प्रत्येक ब्रिगेड में 3500 से 4000 सैनिक होंगे। ये डिवीजन मेजर जनरल के नेतृत्व में होगी। इसमें पैदल सेना, तोपखाना, बख्तरबंद वाहन, हवाई रक्षा इकाइयां शामिल होंगी। ये कदम सेना के ऑर्डर ऑफ बैटल पुनर्गठन का हिस्सा है, जिसके तहत मौजूदा सैनिकों को नए खतरों के अनुसार पुनर्व्यवस्थित किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक बार ये डिवीजन पूरी तरीके से तैयार हो गई तो वर्तमान में वहां तैनात यूनिफोर्स अपनी मूल जगह वापस चली जाएगी। इस संदर्भ में एक ऐतिहासिक उदाहरण है 1962 का भारत चीन युद्ध। उस समय भारत की उत्तरी सीमाओं पर सैन्य तैयारियां अपर्याप्त थी, खासकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में। अक्टूबर 1962 में चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन में बड़े पैमाने पर हमला किया। भारतीय सेना के पास उस समय न तो पर्याप्त सैनिक थे और न ही पहाड़ी क्षेत्रों में लड़ने की विशेष तैयारी थी। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा और चीनी सेना ने कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध में सिलीगुड़ी कॉरिडोर्स की रणनीतिक महत्ता भी उजागर हुई, क्योंकि यह पूर्वोत्तर को मुख्य भारत से जोड़ने वाला एकमात्र सकरा मार्ग था। 1962 के युद्ध के बाद भारत ने अपनी सैन्य रणनीति में सुधार किया है और उत्तरी सीमाओं पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। लेकिन उस समय माउंटेन स्ट्राइक कोर जैसी विशेष इकाई नहीं थी। आज की 72वीं डिवीजन 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर की तैनाती उस ऐतिहासिक सबक का परिणाम है, जिसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत फिर से ऐसी स्थिति में ना फंसे। 1962 में जहां भारत के पास पहाड़ी युद्ध के लिए तैयार सैनिकों की कमी थी, वहीं अब 72वीं डिवीजन जैसे कदमों से सेना उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से लड़ने के लिए तैयार हो रही है। 72वीं डिवीजन की तैनाती गलवान घाटी संघर्ष के बाद भारत की बदली रणनीति को दिखलाता है। उस संघर्ष में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। उनके बाद दोनों देशों ने एलएसी पर लगभग 50,000 से 60,000 सैनिक तैनात किए। गलवान, पेंगोंगसो, गोगरा हॉट स्प्रिंग जैसे क्षेत्रों में कुछ तनाव कम हुआ, लेकिन देपसांग और डेमचोक जैसे विवादित बिंदुओं पर अभी भी कोई समाधान नहीं निकला है। इस बीच चीन ने तिब्बत में रेल नेटवर्क और हवाई अड्डों का विस्तार किया है, जिससे उसकी सैन्य क्षमता बढ़ी है। ऐसे में 72वीं डिवीजन की तैनाती भारत के लिए रणनीतिक कदम है, जो एलएसी पर त्वरित और प्रभावी जवाब देने की क्षमता को मजबूत करेगा। 72वीं डिवीजन का माउंटेन स्ट्राइक कोर के तहत लद्दाख में तैनात होना भारत की उत्तरी सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। ऐतिहासिक रूप से 1962 के युद्ध ने भारत की तैयारियों की कमी का सबक सिखाया था। आज यह डिवीजन उस कमी को दूर करने के दिशा में एक प्रयास है। यह तैनाती न केवल चीन के खिलाफ रक्षा को मजबूत करेगी, बल्कि
भारत की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए उसकी प्रतिबद्धता को भी दिखलाएगी। कहा जा रहा है अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित ऐतिहासिक गोरसम स्तूप पर राज्य का पहला लेजर शो आयोजित किया गया। ये शो 14वें दलाई लामा के 1959 में तिब्बत से भारत आने की यात्रा को याद करने के लिए था। ये आयोजन जेमिथांग घाटी में हुआ, जो न केवल अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है बल्कि ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वही स्थान है जहां दलाई लामा ने भारत में प्रवेश करने के बाद पहली बार शरण ली थी। ये लेजर शो गोरसम कोरा उत्सव का हिस्सा है जो 26 से 29 मार्च तक चला। भारत भूटान मैत्री और बौद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देता है। गोरसम स्तूप, जिसे 12वीं और 13वीं शताब्दी में स्थानीय मोनपा भिक्षु लामा प्रधर द्वारा बनाया गया था, 93 फीट ऊंचा है और ये तवांग मठ से भी पुराना है। ये स्तूप नेपाल के बौद्धनाथ स्तूप की शैली में बनाया गया है। इसका एक आध्यात्मिक जुड़ाव भूटान के टेसियांग से स्थित चोर्टेन कोरा से है। गोरसम कोरा उत्सव हर साल चंद्र कैलेंडर के पहले महीने के आखिरी दिन में मनाया जाता है, जिसमें हजारों भक्त, विशेष रूप से भूटान से आए तीर्थयात्री और लामा, पारंपरिक बौद्ध अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। इस साल 26 मार्च को शुरू हुए इस उत्सव में पहली बार लेजर शो का आयोजन किया गया, जो दलाई लामा की उस ऐतिहासिक यात्रा को दिखलाता है जब वो 31 मार्च 1959 को जेमिथांग के रास्ते भारत में दाखिल हुए थे। लेजर शो में आधुनिक तकनीक के जरिए दलाई लामा के तिब्बत से भागने और भारत में शरण लेने की कहानी को जीवंत किया गया। जेमिथांग, जो नामच्यांगचू नदी के किनारे बसा है, उस समय दलाई लामा के लिए पहला ठिकाना बना था। इस शो में उनके संघर्ष, तिब्बत से बाहर तक की खतरनाक यात्रा और भारत में उनके स्वागत को दिखलाया गया था। इस आयोजन में भारतीय सेना और स्थानीय प्रशासन ने भी सहयोग दिया था, जिससे ये एक भव्य समारोह बन गया। यह शो न केवल एक सांस्कृतिक प्रदर्शन था बल्कि अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने और जेमिथांग को एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास भी था। इस संदर्भ में एक ऐतिहासिक उदाहरण 1959 में दलाई लामा का तिब्बत से भारत में पलायन है। मार्च 1959 में चीनी सेना ने तिब्बत पर कब्जा करने की कोशिश तेज की थी और लहासा में तिब्बत विद्रोह अपने चरम पर था। तब 23 साल के युवा दलाई लामा को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। 17 मार्च 1959 को वे अपने परिवार और कुछ सहायकों के साथ लहासा से निकले और हिमालय के कठिन रास्तों से होते हुए 31 मार्च को भारत के जेमिथांग पहुंचे थे। इस यात्रा के दौरान उन्होंने लुमला और जेमिथांग जैसे क्षेत्रों में रुककर कुछ समय बिताया था। जेमिथांग में उनकी पहली रात को आज भी याद किया जाता है। ये लेजर शो एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम था, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि सिर्फ यही नहीं, भूटान के साथ भी भारत के रिश्ते मजबूत किए जा रहे हैं इस शो के द्वारा। और इन सब के बीच में सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिल रही है कि भारत ने यहाँ युद्धाभ्यास किया है। त्रिसेवा बहुक्षेत्रीय युद्धाभ्यास को आयोजित किया गया है। इस अभ्यास का नाम प्रचंड प्रहार रखा गया था, जिसका अर्थ है भयंकर हमला। यह अभ्यास पिछले 3 दिनों तक चला और इसका उद्देश्य भारत चीन सीमा पर LAC के पूर्वी क्षेत्र में सैन्य तैयारियों को मजबूत करना था। इस अभ्यास में सेना, वायुसेना और अन्य युद्धक इकाइयों ने एक साथ मिलकर भविष्य के युद्ध परिदृश्यों का अनुकरण किया, जो कि भारत उत्तरी सीमाओं पर उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए प्रतिबद्धता को दिखलाता है। प्रचंड प्रहार अभ्यास में भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, अन्य सैन्य तत्वों ने हिस्सा लिया। यह अभ्यास अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गहराई तक किया गया, जो 3488 किलोमीटर लंबी LAC का हिस्सा है। इसमें लंबी दूरी के समुद्री टोही विमान, सशस्त्र हेलीकॉप्टर, मानव रहित हवाई वाहन और लॉइटरिंग म्यूनिशन, अंतरिक्ष आधारित संसाधनों का भी इस्तेमाल किया गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ये एक संयुक्त अभ्यास है और ये अभ्यास ऐसे समय में हुआ है जब भारत और चीन के बीच कूटनीतिक बातचीत में थोड़ा सकारात्मक रुख है। हालांकि LAC पर तनाव कम करने और सैनिकों के वापसी के कोई संकेत नहीं है और चीन ने अपनी सैन्य शक्ति को यहाँ पर मजबूत बनाने की कोशिश करी है। 2022 में अरुणाचल में यांगसे में दोनों सैनिकों के बीच में हुई थी लड़ाई और इस वजह से भी प्रचंड प्रहार के जरिए भारत अपनी शक्ति को मजबूत कर रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।